गुड मॉर्निंग। आज अपन जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या के असमान वितरण और घनत्व के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है, विषम पाया जाता है। कि विश्व के कई स्थलखंड ऐसे हैं जो जनसंख्या विहीन है, जहाँ पर जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है, जबकि दूसरी तरफ विश्व के कुछ स्थलखंड या भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्पैरिटी पाई जाती है, जो विषमता पाई जाती है, वो क्यों पाई जाती है, उसके पीछे कौन से कारक हैं या कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या के असमान घनत्व की स्थिति पाई जाती है। तो मैंने आप लोगों को मुख्य जो कारक हैं जो जनसंख्या के असमान वितरण या घनत्व को प्रभावित करते हैं, उनमें मैंने आप लोगों को 3-4 कारण मेन बताए थे। उनमें जो सबसे जो प्राइमरी जो फैक्टर है, सबसे जो मुख्य जो कारक है, वो फिजिकल फैक्टर्स आप लोगों को बताया था, भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों के अंदर तो अपन जो है आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन अगर अपन कैटेगराइज करें इसको तो सबसे पहले फिजिकल और नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, सेकेंडली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्डली कल्चरल फैक्टर्स, और चौथा और पांचवा जो कारक है अब पॉलिटिकल, जो कि सरकारी नीतियों का प्रभाव भी जनसंख्या वितरण पर पड़ता है, उसका भी जनसंख्या वितरण पर जो सरकारी नीतियों का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले जो सर्वाधिक जो कारक है जो जनसंख्या वितरण को मुख्यतः प्रभावित करता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज, वो है फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक। तो देखिए अपन बात करें कॉजेस और फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे जो पहला कारक है, जो प्राइमरी फैक्टर्स और कॉज है, वो मैंने आप लोगों को बताया, फिजिकल फैक्टर्स। देखिए भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक। भौतिक कारकों के अंदर कई सारे कारक आते हैं, तो इसको कहने का मतलब ये है कि भौतिक कारकों को पुनः अपन जो है उप प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं या करते हैं। जब भौतिक कारक कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें जो मुख्य कारक हैं जो भौतिक कारकों में सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें किसी भी देश या ज्योग्राफिकल एरिया की या ज्योग्राफिकल रीजन की अवस्थिति, मतलब उसका लॉन्जिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल अक्षांश और देशांतरीय विस्तार उसका क्या है, इसका भी जनसंख्या के वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी भौगोलिक प्रदेश की या क्षेत्र की लोकेशन, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा,
फोर्थ, वहाँ का टेरेन, टेरेन का मतलब होता है वहाँ का उच्चावच। इस प्रकार जो है 5-6 जो कारक है, इन कारकों को अपन भौतिक कारकों के अंदर अपन सम्मिलित करते हैं। भौतिक कारकों के अपन सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वह है ज्योग्राफिकल लोकेशन और लोकेशन, मतलब भौगोलिक अवस्थिति। तो फिजिकल फैक्टर्स, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जनसंख्या के असमान वितरण या असमान घनत्व के लिए जो उत्तरदायी कारक है जितने भी, उन कारकों में सबसे मुख्य कारक भौतिक कारक है। और भौतिक कारकों को कई उप विभागों के अंदर बांटते हैं या विभाजित करते हैं। उनमें पहला भौगोलिक कारक, भौगोलिक अवस्थिति है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो पहला है ज्योग्राफिकल लोकेशन। भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति का मतलब यह है कि कोई भी भौगोलिक प्रदेश है या देश है या राज्य है या महाद्वीप है, वो पृथ्वी के किन अक्षांशों में बसा हुआ है या अवस्थित है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अपन अगर ग्लोब के ऊपर देखें, यहां पर आप लोगों को पता है इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इस एरिया को अपन कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। दूसरा है 450 डिग्री नॉर्थ और 450 डिग्री साउथ शीतोष्ण कटिबंध। और फिर फ्रिज जोन, फ्रिज जोन के अंदर जो 90 डिग्री 450 से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये शीत कटिबंध है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पृथ्वी के धरातल पर अपन जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ चलेंगे या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ आएंगे, वैसे वैसे जलवायु की दशाओं में परिवर्तन होता है या जलवायु के प्रकार में परिवर्तन होता है। अब जलवायु का आपका क्या मीनिंग है? क्योंकि जलवायु का निर्माण बहुत सारे घटकों से मिलकर होता है। कई सारे घटक मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र की वर्षा है, उसका तापमान है, उसकी आर्द्रता है, पवने हैं। तो ये बहुत सारे घटक हैं जो मिलकर किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। देखिए, जलवायु कई प्रकार की होती है, जैसे उष्ण जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, शीत जलवायु है। तो मनुष्य के रहने के लिए अति उष्ण का मतलब कि बहुत अधिक तापमान हो, जहां पर जैसे विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए बहुत अधिक तापमान वाले क्षेत्र मनुष्य के निवास के लिए प्रतिकूल होते हैं। आप देखिएगा कि विषुवत रेखा के आसपास जो है जनसंख्या का घनत्व विश्व में बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार अति आर्द्र मतलब जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। आप देखिए, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, चाहे वो कांगो बेसिन का एरिया हो, चाहे वो अमेजन वाला एरिया हो, यहाँ देखिए आप लोग बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। तो अति उष्ण मतलब बहुत अधिक तापमान वाला क्षेत्र और अति आर्द्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दोनों ही मनुष्य के रहने के लिए प्रतिकूल होते हैं। उसके क्रियाकलापों के लिए, उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है। इसलिए मनुष्य यहाँ पर निवास नहीं के बराबर करते हैं, यहाँ बहुत कम जनघनत्व पाया जाता है। जैसे अपन भारत की बात करें, आप देखिए
एक कहावत है कि भारत के अंदर जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व का मानचित्र वर्षा के वितरण के मानचित्र का अनुसरण करता है। मतलब जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती है, भारत में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता है, और जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व या जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती है, जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। एक ही वाक्य में अपन अगर कहना चाहें तो भारत के अंदर वर्षा या जलवायु जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसलिए कहा गया है कि जनसंख्या वितरण या घनत्व का मानचित्र भारत में वर्षा के वितरण के मानचित्र को प्रभावित करता है या उसका अनुसरण करता है। यह अपन थोड़ी सी इसके बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि भौतिक कारक में एक जलवायु वाला कारक भी है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन लोकेशन की बात करते हैं कि किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो है कोई भी देश बसा हुआ है। तो देखिए आप, विश्व में सर्वाधिक वो देश या वो भौगोलिक क्षेत्र बसे हुए हैं जो या तो समुद्र तटों के समीप स्थित है, समुद्र तटों पर स्थित है, या फिर समुद्र तटों के समीप स्थित हैं। अब देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। इसका एक कारण इसकी भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत सुटेबल है, बहुत अनुकूल है। अनुकूल कैसे है? देखिए आप, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। आप देखिए, यहाँ पर हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ये हिंद महासागर में नीचे तक चला गया है। ठीक है, हिंद महासागर में नीचे तक जाने के कारण क्या हुआ कि यहां इसकी भौगोलिक अवस्थिति का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। बहुत अधिक इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक तो 3-4 कारण हैं इसके। एक तो जो समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर कोई भी भाग या कोई भी देश बसा हुआ होता है तो वहां पर मत्स्य पालन की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहां के लोगों के लिए जो है फिशिंग का कार्य बढ़ जाता है। दूसरा है यहाँ की जो जलवायु है। आप देखिए, इस क्षेत्र की जलवायु जो है मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है। मतलब न तो समुद्र तटों के समीप जितने भी या महासागरों के समीप जितने भी देश अवस्थित है, आप देखिएगा वहां पर वहां की जो जलवायु है वो मध्यम प्रकार की होती है। न तो बहुत अधिक गर्म होती है, न बहुत अधिक ठंडी होती है, बल्कि मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल होती है, मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए अनुकूल होती है। इसलिए देखिए आप, भारत की अवस्थिति समुद्र तट के समीप होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए अनुकूल पाई जाती है। मत्स्य पालन हो गया, तीसरी बात मत्स्य पालन हो गया, और दूसरा जो है जलवायु अनुकूल पाई जाती है समुद्र तटों के समीप। तीसरी अगर अपन यहाँ की अगर खासियत देखें या अपन यहाँ जनसंख्या के रहने का या ज्यादा घनत्व का आकर्षण देखें, अट्रैक्शन, तो देखिए आप यहाँ पर जो है समुद्र तटों के समीप उपजाऊ मृदा पाई जाती है। आप देखिए, इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी घाट के पास में, पूर्वी घाट के पास में यहाँ पर जो है समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं जो बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। फोर्थ देखिए आप लोग, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित है वहां पर जल परिवहन की सुविधा होती है। भारत आराम से मध्य पूर्व के देशों में, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से जो है अपना समुद्री व्यापार करता है। समुद्री व्यापार आपको पता है, जितने भी परिवहन के साधन पाए जाते हैं उनमें समुद्री परिवहन या महासागरीय जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है। इसलिए भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। इस कारण जो है यहाँ पर समुद्री परिवहन की सुविधा पाई जाती है, यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर जो है प्लेन
जो है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र पाए जाते, तटीय क्षेत्रों पर, और यहाँ पर मत्स्य पालन की सुविधाएं पाई जाती है। तो ये उदाहरण है। बल्कि विश्व में आप देखिएगा कि जितने भी जो ज्यादा घनत्व वाले या ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वो सारे के सारे जो है समुद्र तटों के समीप ही अवस्थित है। जैसे भारत के अपन उदाहरण लिया, इसी प्रकार अगर अपन और देखें तो देखिएगा यहाँ पर जो है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर, आप देखिएगा भूमध्य सागर के आसपास जितने भी देश है, चाहे वो जो है यहाँ का जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो थोड़ा ऊपर है, चाहे वो टर्की हो, तो ये सारे के सारे देश, या फिर मान लो इधर अफ्रीकन कंट्रीज हो, जो भूमध्य सागर के पास में जो देश अवस्थित है, यहाँ पर चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज को, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज को, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो जनसंख्या का जो वितरण या जनसंख्या का घनत्व है वो असमान पाए जाने का एक जो कारण है वो है उसकी भौगोलिक अवस्थिति या ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी सूटेबल होती है? वो ज्योग्राफिकल भौगोलिक अवस्थिति सबसे ज्यादा अनुकूल होती है मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए, उसके रहने के लिए, उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए, जो समुद्र तटों के या महासागरों के समीप वाले भौगोलिक प्रदेश हैं या भौगोलिक देश हैं, उन देशों में ही ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा जो भौतिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, उनमें दूसरा मुख्य कारक जो है वो है जलवायु। देखिए जनसंख्या के वितरण या जनसंख्या के घनत्व को जितने भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों में सबसे अधिक या सर्वाधिक जो कारक प्रभावित करता है वो है जलवायु। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, उसका अपन उदाहरणों के द्वारा इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि अगर अपन विश्व के ग्लोब पर नजर डालें तो यहाँ पर 3 प्रकार की मुख्यतः जलवायु पाई जाती है। वो मध्य रेखा के पास में उष्ण जलवायु, 23.5 से 66 के बीच में दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण जलवायु टेम्परेट जोन, और ऊपर फ्रिज जोन जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड जो है 450 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य शीत कटिबंध पाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि मनुष्य के रहने के लिए न तो अति तापमान अच्छा है, न अति वर्षा अच्छी है, न अति कम तापमान अच्छा है, और न अति शुष्क जलवायु अनुकूल है। तो देखिए आप 4 क्षेत्र, अति आर्द्र प्रदेश, अति उष्ण प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश और अति शीत प्रदेश, मतलब न तो अधिक ठंड होनी चाहिए, न बहुत अधिक तापमान होना चाहिए, न बहुत कम वर्षा होनी चाहिए, न बहुत अधिक वर्षा होनी चाहिए। जो मॉडरेट जो जलवायु पाई जाती है, उस मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन जहां जहां पाई जाती है वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। अगर अपन विश्व के जनसंख्या मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो देखिए, तो फिर ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या तो मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है या फिर समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आप देखिए मॉनसून जलवायु का अपन थोड़ा मीनिंग आप लोगों को पता होगा, नहीं मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कि मॉनसूनी जलवायु वो जलवायु है जिसकी दिशा, मतलब मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में पवनों की दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है।
तो जिन प्रदेशों में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है उस जलवायु वाले प्रदेशों को मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश कहते हैं। विश्व में मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कौन सा है? तो देखिए ये प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला मुख्यतः है जिसके अंदर आप देखिए दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, ये मेन जो है मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश जो है पाया जाता है विश्व में। तो मानसूनी जलवायु वाला जो प्रदेश है वो विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला या जनसंख्या वाला प्रदेश है। दूसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है समशीतोष्ण प्रदेश में। देखिए समशीतोष्ण प्रदेश कौन सा है? समशीतोष्ण प्रदेश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 450 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 450 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर भी इस एरिया के अंदर भी जनसंख्या का घनत्व, जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। यद्यपि आप लोगों को पता है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर महासागरीय विस्तार ज्यादा है तो यहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती, लेकिन उत्तरी भाग में स्थलखंड की अधिकता है। तो आप देखिएगा कि चाहे यूरोप हो, स्पेशली पश्चिमी यूरोपीय देश बहुत अधिक घनत्व वाले देश है। ये जो एरिया है फ्रांस, इटली, जर्मन, इंग्लैंड, यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का, यहाँ पर आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप के जो देश है वो समशीतोष्ण जलवायु में अवस्थित है और यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है बहुत अधिक पाया जाता है। भारत के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा मैं और बता देता हूँ। देखिए आप कि यहाँ आप देखिए ये एरिया है, ये हिंद महासागर के अंदर अवस्थित है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर जो है जलवायु मध्यम प्रकार की पाई जाती है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर न बहुत अधिक तापमान होता है, न बहुत कम तापमान होता है, न अधिक ठंड होती है, न जो है न अधिक वर्षा होती है, न कम वर्षा होती है, मतलब मध्यम टाइप की जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। आप उत्तरी भारत की अपन बात करेंगे, देखिए पश्चिमी बंगाल साइड के अंदर यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, बिहार, पश्चिम बंगाल इस एरिया के अंदर, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। लेकिन उत्तरी भारत के अंदर जैसे जैसे अपन पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, वर्षा के मानचित्र को अपन देखें तो निरंतर वर्षा, पूरब से पश्चिम की तरफ निरंतर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। और जनसंख्या वितरण भी देखिए, जनसंख्या घनत्व भी देखिए, जैसे जैसे अपन जो है पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ चलते हैं या पश्चिम बंगाल से राजस्थान की तरफ चलते हैं तो निरंतर जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। आप देखिए भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 382 औसत जनसंख्या घनत्व पाया जाता है भारत में। लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार ऐसा राज्य है जहां पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व 1102 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो जनसंख्या घनत्व है वो 1029 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं। तो भारत के अंदर देखिए आप, यद्यपि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में दिल्ली में पाया जाता है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। तो न सिर्फ भौगोलिक या भौतिक कारक प्रभावित करते हैं, बल्कि दिल्ली में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाने के बहुत सारे उत्तरदायी कारक हैं, जैसे यहाँ की राष्ट्रीय राजधानी होना देश की,
इसके अलावा यहाँ की राजनीतिक कारक, भौगोलिक कारक, भौतिक कारक, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, बहुत सारे मतलब कल्चरल, फिजिकल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स और कॉजेज है जिसके कारण दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है भारत का, जो 11,000 से भी ज्यादा व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। लेकिन अपन राज्यों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है, 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार के बाद में दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, यहां पर 1029 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं। जबकि जैसे जैसे अपन बिहार पश्चिम बंगाल से जैसे जैसे अपन पश्चिमी भारत की तरफ चलते हैं तो निरंतर जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता है। और देखिए राजस्थान के अंदर जो है मात्र जनसंख्या का घनत्व कितना पाया जाता है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। कहां पर? राजस्थान में। तो देखिए जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को या जनसंख्या के घनत्व को, कि जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है वैसे वैसे भारत में जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। तो इस प्रकार वर्षा की मात्रा पूर्वी भारत की बजाय पश्चिमी भारत की तरफ चलते हैं तो निरंतर घटती है, तो जनसंख्या का घनत्व भी निरंतर घटता जाता है। अब देखिए आप इधर जो राजस्थान में भी जो 201 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं औसत रूप से, वो देखिए आप जयपुर, भरतपुर, ये जो एरिया यहाँ पर जो 400 के समथिंग यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। लेकिन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी जो राजस्थान है जहाँ पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व 10-20 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे जैसलमेर में बहुत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, 10 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। इसी प्रकार आप भारत के अंदर देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है और यहाँ पर सिर्फ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर ही निवास करते हैं। केरल का अगर अपन लोग देखें तो केरल के अंदर देखिए यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। ये एरिया केरल आपको पता है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर केरल है। केरल के अंदर भी जनसंख्या का घनत्व जो है 800 के समथिंग पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर केरल में निवास करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को संक्षेप में अगर अपन बात करें तो ये कि जनसंख्या के वितरण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। उनमें सर्वाधिक जो प्रभावित करने वाला कारक है वो भौतिक कारक है। लेकिन भौतिक कारकों में भी जो जनसंख्या के वितरण या असमान घनत्व को जो प्रभावित करते हैं कारक, उनमें जो मुख्य कारक है वो है जलवायु। जलवायु ऐसा कारक है जो सभी कारकों में जनसंख्या के वितरण या घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब में रहता है, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो इसके अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे जो ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो भौतिक कारक, और भौतिक कारकों में भी जलवायु सबसे अधिक जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अपन क्योंकि भौतिक कारक मैंने आप लोगों को बताया, भौतिक कारकों में अपन बहुत सारे कारकों को सम्मिलित करते हैं। तो आज अपन ने 2 भौतिक कारकों का अध्ययन किया। पहला जो फिजिकल फैक्टर है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन की भौगोलिक अवस्थिति या स्थिति किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, वो अपन ने देखा। अपने उदाहरण देखे कि भारत की जो है भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार जो है भूमध्य सागर के चारों तरफ और सबसे अच्छी भौगोलिक अवस्थिति वही मानी जाती है जो समुद्र तटों के समीप जो देश बसे हुए वहां पर जनसंख्या घनत्व
ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो। दूसरा जो कारक है, फिजिकल फैक्टर्स की अपन ने चर्चा करी, वो जलवायु की अपन ने करी कि जलवायु किस प्रकार जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आशा है निश्चित रूप से आप लोगों को भौतिक कारकों में दो प्रकार जो अपन ने पढ़े, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, दूसरा क्लाइमेट, ये समझ में आया होगा आप लोगों के। इसी आशा के साथ आपने जो व्याख्यान सुना इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप साइमल्टेनियसली पैरेलली आप लोग भी पढ़िएगा और अपनी बुक्स के साथ आप लोग जो है निश्चित रूप से आप एटलस भी रखिएगा स्टडी टेबल पर। तो एटलस के थ्रू आप हर जो है जोग्राफिकल लोकेशन, चाहे वो कोई कंट्रीज हो, चाहे रिवर हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेटू हो, चाहे कोई देश हो, उसकी आप भौगोलिक अवस्थिति का भी ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आपको अभी से आप लोग अगर मैप्स थ्रू डायग्राम्स, आप ग्राफ्स अगर आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आगे जाके फायदा होगा। तो बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।